Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं सीधे ऊंचाई के बादशाह से। लातेहार जिले में एक जलप्रपात है जिसे बूढ़ा घाघ कहा जाता है। इसे लोधा घाघ या सिर्फ लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लोध जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। 143 मीटर, मतलब करीब 469 फीट। जरा कल्पना कीजिए, ये किसी 40 से 45 मंजिला गगनचुंबी इमारत के बराबर है। और 143 मीटर की ऊंचाई से जब पानी नीचे आता है तो वो कोई साधारण नजारा नहीं होता। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि ये जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है जिसे बुढ़ा नदी कहा जाता है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा घाघ भी है। बिल्कुल। ऊंचाई तो इस लोध जलप्रपात की एक खूबी है ही, लेकिन इसके नीचे एक और बड़ा रहस्य छुपा है। जरा सोचिए, जब इतनी भयंकर ऊंचाई से पानी लगातार दिन रात सालों साल एक ही जगह पर गिरता है तो नीचे की जमीन का क्या हाल होता होगा। हाँ, इतने दबाव के साथ जब पानी गिरेगा तो वो तो जमीन को फाड़ ही देगा। एकदम सही। और उसी असीम दबाव का नतीजा है वो जगह जिसे स्थानीय लोग चितीदाह कहते हैं। चितीदाह? जी, चितीदाह। लोध जलप्रपात का पानी जहां गिरता है वहां चट्टानों के कटने से एक बेहद गहरी खाई या कुंड बन गया है। ये चितीदाह इस बात का प्रमाण है कि पानी जो छूने में इतना कोमल लगता है, अगर ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण के साथ मिल जाए तो वो दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों को भी चीर सकता है। सच में 143 मीटर से गिरता पानी, मतलब ये तो एक तरह से प्रकृति की खुद की बनाई हुई एक विशाल ड्रिलिंग मशीन हो गई जो चितीदा जैसी गहरी खाई बना रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ऊंचाई से थोड़ा आगे बढ़ें और बात करें कि इन जलप्रपातों का इंसानी जीवन में क्या सीधा उपयोग है, तो रांची का हुंड्रू जलप्रपात एक बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आता है। हाँ, हुंड्रू बहुत मशहूर है। जी। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू की ऊंचाई 98 मीटर यानी लगभग 322 फीट है। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आसपास कुछ ऐसा भी हो रहा है जो हमारी आधुनिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। हाँ, हुंड्रू जलप्रपात हमें ये सिखाता है कि कैसे प्राकृतिक संपदा और मानव विकास बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए साथ चल सकते हैं। अगर हम हुंड्रू को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है। इसी जलप्रपात के निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना लगाई गई है। यहाँ पर 65 मेगावाट बिजली पैदा करने का संयंत्र स्थापित है। तो मतलब जो पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, उसकी ताकत को हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक यही बात है। विज्ञान की भाषा में इसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो पानी अपनी प्राकृतिक गति और 98 मीटर की ढलान की वजह से तेजी से नीचे आता है, उस पानी की भयंकर ताकत को टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और उसी से बिजली बनती है। ये प्रकृति और हमारी आज की ऊर्जा जरूरतों के बीच के शानदार तालमेल को दर्शाता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि प्राकृतिक भूगोल हमारे दैनिक जीवन को कैसे रोशन कर सकता है। ये सच में कमाल है। एक तरफ हम 65 मेगावाट बिजली और टरबाइन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन जलप्रपातों के नामों के पीछे कुछ ऐसी स्थानीय कहानियां छुपी हैं जो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला देंगी। हाँ, नामकरण का इतिहास तो बहुत ही रोचक है यहाँ का। तो चलिए थोड़ा इतिहास और मजेदार किस्सों की तरफ चलते हैं। लातेहार जिले के नेतरहाट में घाघरी नदी पर एक जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई करीब 43 मीटर है और इसे ऊपरी घाघरी कहा जाता है। जी, अपर घाघरी। लेकिन इसका जो पुराना नाम है वो बहुत ही दिलचस्प है। ब्रिटिश काल में इसे भैंस बोरवा कहा जाता था। भैंस बोरवा, ये नाम सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही स्थानीय और जमीनी कहानी होगी। बिल्कुल। और कहानी ये है कि गर्मियों के दिनों में इस प्राकृतिक झरने के नीचे जो पानी जमा होता था, वहां बड़ी संख्या में भैंसें आकर स्नान किया करती थीं। अच्छा। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश काल में कितना शानदार जलप्रपात दरअसल स्थानीय भैंसों के लिए गर्मियों का एक वीआईपी स्विमिंग पूल बन गया था। और उसी वजह से इस जगह की पहचान ही भैंस बोरवा के रूप में हो गई। ये किस्सा केवल मजेदार ही नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ बताता है कि जगहें अपना नाम कैसे पाती हैं। कोई भी जगह सिर्फ अपने भूगोल से नहीं जानी जाती, बल्कि इस बात से भी जानी जाती है कि वहां रहने वाले लोग या इस मामले में जानवर उस जगह का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सही बात है। और नामकरण की इस प्रक्रिया में स्थानीय भाषाओं का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है।
अगर हम इस भाषाई जुड़ाव को समझना चाहें तो रांची का दशम जलप्रपात इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हाँ, दशम जलप्रपात। ये तमारा घाटी में कांची नदी पर है और करीब 44 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। जी, और मैंने पढ़ा है कि जब ये 44 मीटर से नीचे गिरता है तो इसका पानी 10 अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाता है। 10 धाराएं, इसलिए शायद इसका नाम दशम पड़ा। नाम तो काफी सीधा साधा और लॉजिकल लगता है। हाँ, लेकिन झारखंड जैसे इलाके में जहां मुंडारी जैसी प्राचीन और समृद्ध भाषाएं बोली जाती हैं, मुझे लगता है कि इसके नाम के पीछे कोई ना कोई भाषाई कनेक्शन भी जरूर होगा। आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है। देखने में लगता है कि 10 धाराओं की वजह से इसे हिंदी या संस्कृत के दशम शब्द से जोड़ दिया गया है, लेकिन इसे दासोंग या दासोम भी कहा जाता है। दासोम? हाँ, और जब हम मुंडारी भाषा के शब्दकोश में जाते हैं तो पता चलता है कि मुंडारी में दासोम का असल मतलब होता है पानी का जमाव, यानी जहां पानी इकट्ठा होता हो। तो यहां हम देख रहे हैं कि कैसे एक जगह का नाम उस इलाके की भौगोलिक असलियत और वहां की सदियों पुरानी देशज भाषा दोनों के खूबसूरत मिश्रण से बना है। वाह! ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उन आदिवासियों और स्थानीय लोगों का नजरिया है जो हजारों सालों से इस प्रकृति के साथ एक होकर रह रहे हैं। ये सच में बहुत गहरा विचार है कि कैसे भाषाएं और नदियां एक साथ बहती हैं और एक दूसरे को आकार देती हैं। और जब हम प्राचीन कहानियों और इतिहास की बात ही कर रहे हैं तो रांची की राड़ू नदी पर स्थित जोन्हा जलप्रपात का जिक्र करना तो बनता है। बिल्कुल, जोन्हा जलप्रपात का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर है, लेकिन इसे एक और बहुत ही पवित्र नाम से जाना जाता है, गौतम धारा। ऐसी गहरी मान्यता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। जी, इसी वजह से आज भी इस जगह के पास गौतम बुद्ध का एक मंदिर बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जुड़ाव सिर्फ बुद्ध से ही नहीं बल्कि रामायण काल से भी है। इसी राड़ू नदी पर एक और जलप्रपात है जिसे सीता जलप्रपात कहते हैं और इसे जोन्हा की बहन माना जाता है। सांस्कृतिक और पौराणिक रूप से तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर हम भूगोल का चश्मा पहनकर जोन्हा जलप्रपात को देखें तो ये वैज्ञानिक रूप से भी उतना ही अचंभित करने वाला है। अच्छा, वो कैसे? जोन्हा जलप्रपात भूगोल की दुनिया में लटकती हुई घाटी या जिसे अंग्रेजी में हैंगिंग वैली कहा जाता है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। लटकती हुई घाटी, ये सुनने में तो किसी फैंटेसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। थोड़ा इसे कल्पना करने में हमारी मदद करें। आखिर कोई घाटी हवा में कैसे लटक सकती है और ये बनती कैसे है? इसे ऐसे सोचिए कि 2 नदियां हैं, एक बहुत बड़ी और मुख्य नदी और दूसरी एक छोटी नदी जो उस बड़ी नदी में जाकर मिलती है, जिसे हम सहायक नदी कहते हैं। ठीक है। मुख्य नदी और सहायक नदी। अब मुख्य नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है और उसकी ताकत भी ज्यादा होती है, इसलिए वो अपने बहने के रास्ते को यानी अपनी घाटी को बहुत गहराई तक काट देती है। वो जमीन में एक गहरी खाई सी बना लेती है। दूसरी तरफ वो जो छोटी सहायक नदी है, उसमें इतना पानी या इतनी ताकत नहीं होती कि वो भी अपनी जमीन को उतना ही गहरा काट सके। अच्छा, तो लाखों सालों के बाद क्या होता है? मुख्य नदी तो जमीन में बहुत नीचे गहरी घाटी में बहने लगती है, लेकिन छोटी नदी की घाटी ऊंचाई पर ही रह जाती है। ओहो। अब जब वो छोटी नदी बहते हुए मुख्य नदी से मिलने के लिए आती है तो उसकी घाटी मुख्य नदी की गहरी खाई के ऊपर एक छज्जे की तरह या कहें हवा में लटकती हुई दिखाई देती है और फिर वहां से छोटी नदी का पानी अचानक एकदम से नीचे मुख्य नदी में गिरता है। तो इसी को हैंगिंग वैली कहते हैं? बिल्कुल, इसी भूवैज्ञानिक कलाबाजी को हैंगिंग वैली या लटकती हुई घाटी कहते हैं। जोन्हा जलप्रपात बिल्कुल इसी प्रक्रिया का नतीजा है। मतलब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि लाखों सालों के धैर्य का परिणाम है, जहां एक छोटी और एक बड़ी नदी ने मिलकर इस नज़ारे को तैयार किया है। सच कहूं तो ये जानकारी भूगोल को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल सही बात है। अब जब हमने ऊंचाई की बात कर ली, लटकती घाटियों की बात कर ली, तो इन जलप्रपातों की अनोखी आकृतियों पर बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, हर जलप्रपात एक जैसा नहीं होता। हाँ, सबकी अपनी एक अलग पहचान है। उदाहरण के लिए खूंटी जिले में बनई नदी पर एक जलप्रपात है जिसे पंचघाघ कहते हैं। नाम से ही साफ है कि ऊंचाई से गिरते वक्त ये 5 अलग-अलग धाराओं में बढ़ जाता है। लेकिन आकृतियों की इस लिस्ट में जिस जगह ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है लोहरदगा का लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी है, ये सच में प्रकृति के सबसे अनोखे अजूबों में से एक है। जी। आमतौर पर जब हम किसी झरने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही आता है कि पानी एक सीधी चट्टान से एकदम नीचे गिर रहा होगा, लेकिन लावा पानी की जो बनावट है वो एकदम सीढ़ी नुमा है।
अगर आप इसे भूगोल की भाषा में कहें तो ये 12 सोपानी क्रम या 12 स्टेप्स में पूर्व से पश्चिम की ओर नीचे आता है। 12 सीढ़ियां, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी विशाल दैत्य के उतरने के लिए प्रकृति ने खुद अपने हाथों से कोई जादुई सीढ़ी बना दी हो। बिल्कुल, और आप इसका गणित देखिए जो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इन 12 सीढ़ियों में से हर एक सीढ़ी या सोपान की औसत ऊंचाई करीब 30 फीट है। अच्छा, हर एक सीढ़ी 30 फीट की। हाँ, और जब आप इन 12 सीढ़ियों से गिरते हुए पानी की कुल ऊंचाई को जोड़ते हैं तो यह जलप्रपात लगभग 110 मीटर ऊंचा हो जाता है। बाप रे। एक सीधी ढलान के बजाय यह पानी एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से एक के बाद एक सीढ़ी पर गिरते हुए नीचे आता है। इसकी आवाज और इसका दृश्य दोनों ही सम्मोहित करने वाले होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही जलप्रपात आगे चलकर जब मैदानी इलाके में प्रवाहित होता है तो वो एक नई नदी का रूप ले लेता है, जिसे गला नदी कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ पानी का गिरना नहीं है बल्कि एक नदी का जन्म स्थान भी है। प्रकृति का ये गणित और ये डिजाइन सच में चकरा देने वाला है। जी। और डिजाइन की ही बात हो रही है तो गुमला जिले के सदनी, या जिसे सदनी घाघ भी कहते हैं, उस जलप्रपात को कैसे भूल सकते हैं। ये शंख नदी पर स्थित है और करीब 60 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा है। हाँ, सदनी घाघ। लेकिन इसकी ऊंचाई इसकी असली पहचान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका आकार। ये जलप्रपात बिल्कुल सर्पाकार है, यानी एक सांप के आकार का। पानी सांप की तरह कैसे बल खा सकता है? ये पानी की ताकत और चट्टानों के जिद के बीच के खेल का एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब शंख नदी का पानी इस पठारी इलाके से गुजरता है तो पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजता है, जिसे हम अंग्रेजी में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। सही है। जो चट्टानें थोड़ी कमजोर होती हैं, पानी उन्हें काट देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी चट्टानें आ जाती हैं जो बहुत कठोर होती हैं, पानी उन्हें काट नहीं पाता, तो वो उनके इर्द गिर्द घूमकर रास्ता बना लेता है। अच्छा, तो वो रास्ता बदल लेता है। जी। सदियों से चली आ रही इस मुड़ने, टकराने और रास्ता बदलने की प्रक्रिया ने इस पूरे जलप्रपात को एक सांप की तरह घुमावदार आकार दे दिया है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत ही कुशल मूर्तिकार सदियों से अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराश रहा हो और उसने उस पहाड़ को एक सांप का रूप दे दिया हो। बहुत सुंदर तुलना की आपने। अभी तक हमने देखा कि जलप्रपात कैसे इतिहास समेटे हुए हैं, आकृतियां बना रहे हैं और बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो सीधे हमारी राजनीति और भू राजनीतिक सीमाओं से जुड़ता है। ये एक बहुत ही रोचक पहलू है। यह सोचना ही कितना अजीब और अद्भुत लगता है कि कोई प्राकृतिक झरना 2 राज्यों के बीच की सीमा तय कर सकता है। बोकारो जिले का मुचरी नाला जलप्रपात इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, ये भू राजनीति और प्राकृतिक भूगोल का एक बहुत ही दुर्लभ और दिलचस्प संगम है। बोकारो का ये मुचरी नाला जलप्रपात सेवाती घाटी से होकर बहता है और अपने बहाव के दौरान यह प्राकृतिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। यह सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, आमतौर पर हम इंसान कागज पर नक्शे बनाते हैं, उन पर लकीरें खींचते हैं और कहते हैं कि ये राज्य यहाँ खत्म और दूसरा यहाँ से शुरू। लेकिन मुचरी नाला के मामले में प्रकृति ने खुद अपने पानी के बहाव से एक लकीर खींच दी है। सही बात है। यह एक प्राकृतिक बॉर्डर है जो मुजरी नाला को सिर्फ एक झरने से कहीं बढ़कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक पहचान देता है। सीमाओं की इस चर्चा से मुझे एक और जगह याद आ रही है जहां 2 अलग-अलग चीजें आकर मिलती हैं, और वो है रामगढ़ का रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अब श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अब तक हम 143 मीटर ऊंचे लोद या 110 मीटर ऊंचे लावा पानी की बात कर रहे थे, लेकिन इस रजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई मात्र 4 मीटर है। जी हाँ, सिर्फ करीब 13 फीट। तो एक 13 फीट के झरने में ऐसा क्या है जो ये झारखंड के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जलप्रपातों की सूची में इतनी मजबूती से खड़ा है? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि यह हमारे उस भ्रम को तोड़ता है कि प्रकृति में ऊंचाई या आकार ही सब कुछ होता है। रजरप्पा जलप्रपात की असली अहमियत उसकी ऊंचाई में है ही नहीं। तो फिर किस चीज में है? उसकी ताकत और उसका महत्व उसके स्थान में छिपा है। ये जलप्रपात 2 प्रमुख नदियों दामोदर और भैरवी नदी के ठीक संगम पर स्थित है। अच्छा, 2 नदियों का संगम? जी, जब 2 बड़ी नदियां आपस में आकर मिलती हैं तो पानी का जो भारी जमाव या वॉल्यूम होता है वो एक भयंकर ताकत पैदा करता है।
संगम पर स्थित होने के कारण यहाँ का पानी एक विशेष प्रकार का दबाव और भंवर पैदा करता है। इस जगह की जो जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी से जुड़ी विशेषता है वो इतनी शक्तिशाली है कि महज 13 फीट ऊंचा होने के बावजूद रजरप्पा को झारखंड के सबसे शक्तिशाली और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ पानी गिरता नहीं है बल्कि पूरे वेग के साथ टकराता और गरजता है। तो अब जब हम इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटते हैं तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि झारखंड के पठारी इलाकों की जो तस्वीर आज हमारे सामने उभरी है वो हमारी आम सोच से बहुत अलग और बहुत बड़ी है। ये केवल पिकनिक मनाने की जगहों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर हम गौर करें तो एक तरफ हमारे पास लातेहार का 143 मीटर ऊंचा लोद जलप्रपात है जो अपनी गहराई में चीती दास जैसी खाइयों का रहस्य छिपाए हुए हैं। जी। दूसरी तरफ वो 12 सीढ़ियों वाला लावा पानी है जो गणितीय सटीकता के साथ नीचे उतरते हुए एक नई नदी को जन्म देता है। हमारे पास भैंसबोरवा है जिसका नाम हमें आजादी से पहले के समय की मजेदार कहानियां सुनाता है। और हमारे पास रजरपा और मुच्छी नाला जैसे जलप्रपात है जो हमें बताते हैं कि पानी की ताकत सीमाओं को तय करने और दो नदियों के संगम पर भयंकर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस पूरी चर्चा से हमें एक सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो वो ये है कि हमें प्रकृति को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। ये जलप्रपात, नदियां, पठार और चट्टानें, ये सब एक पूरी प्रणाली या इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। हुंड्रू के पास स्थापित जलविद्युत संयंत्र हमें साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ये नदियां हमारी आधुनिक दुनिया को रोशन करने के लिए अपनी ऊर्जा दे रही हैं। वहीं दशम जलप्रपात और मुंडारी भाषा के दासोम का जुड़ाव हमें ये एहसास कराता है कि कैसे इन्हीं प्राकृतिक संरचनाओं ने हमारी स्थानीय संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे सोचने के तरीके को आकार दिया है। यह भूगोल विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति का एक बेहद जटिल लेकिन बहुत ही खूबसूरत ताना-बाना है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। यह सच में एक ऐसा ताना-बाना है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देता है। सही कहा आपने। इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले इन तमाम तथ्यों, ऊंचाइयों और कहानियों से परे एक विचार है जो मेरे मन में बार बार कौंध रहा है। आज हमने देखा कि इन शानदार जलप्रपातों का निर्माण मुलायम और कठोर चट्टानों के कटने और टूटने से होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लटकती हुई घाटी बनने या चट्टानों के कटने की इस प्रक्रिया में कोई 10 या 20 साल नहीं बल्कि कई सदियां और शायद लाखों साल लगते हैं। जी, लाखों साल। जरा सोचिए, झारखंड के इन घने जंगलों, गहरी घाटियों और ऊबड़-खाबड़ पठारों में जो नदियां आज पूरे वेग से बह रही हैं, वे आज इसी वक्त इस पल भी अपने पानी की ताकत से जमीन के नीचे की चट्टानों को तराश रही होंगी। वो इस समय भविष्य के किसी नए विशाल जलप्रपात को आकार दे रही होंगी जो शायद लाखों साल बाद दुनिया के सामने आएगा। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति के इस निरंतर और बिल्कुल खामोशी से चलते हुए निर्माण कार्य में धरती के उन दुर्गम और घने हिस्सों में ऐसे कितने और रहस्यमय जलप्रपात बन रहे होंगे या शायद आज भी मौजूद होंगे जिन्हें इंसानी आंखों ने आज तक देखा ही नहीं है। बिल्कुल। शायद प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो हमने खोज लिया है, बल्कि वो है जो अभी भी किसी अनजानी घाटी में अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। आज की हमारी इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रकृति को एक नए नजरिए से देखते रहिए। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.